नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। नौकरी खत्म होने के बाद कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है रिटायरमेंट की प्लानिंग और पेंशन। भारत में अभी भी इसके लिए एनपीएस और यूपीएस दो ऑप्शन है। देश में इसी साल 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू हुई है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपीएस से जुड़े नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब अगर किसी कर्मचारी की 20 साल की नियमित नौकरी पूरी हो जाती है तो उसे पेंशन पाने का अधिकार मिल गया है। कर्मचारियों की तरफ से पुरानी लिमिट को घटाने की बार बार लंबे समय से मांग भी उठ रही थी, जिसमें अब बदलाव हो गया है। इस बदलाव से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं किन कर्मचारियों को फायदा यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। सरकार के इस फैसले के क्या मायने हैं, कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं इससे कितने खुश हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी अमर उजाला द बोनस की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी सर साहब। जी सर, लगातार हम लोग आपसे एनपीएस, यूपीएस और 8 पे कमीशन पर चर्चा करते रहते हैं। दर्शकों को भी बाखूबी पता है कि हम लोग इस वक्त एनपीएस यूपीएस पे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नया बजट और उसके रूल्स रेगुलेशन जारी कर दिए हैं, आप लगातार डिमांड भी उठाते रहे, चाहे एनपीएस हो यूपीएस हो। सर, कैसे जी देख रहे हैं इस बजट में, क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या समाधान निकलता हुआ दिख रहा है सर? जी द्विवेदी साहब, जब से 24 अगस्त 2024 से जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात सामने आई है, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 24 अगस्त 2024 को। तब से ही ये बड़ी चर्चा और बड़ा विवाद का विषय रहा है। उस समय डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन का विकल्प छोड़ दिया गया था। ग्रेच्युटी की बारे में कुछ कहा नहीं गया था। वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन ना देने की बात कही गई थी, उस मामले में कुछ नहीं कहा गया था। पे कमीशन को लेकर के समस्याएं थी। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जनवरी में इसका पहला गजट आया। जनवरी के बाद फिर 19 मार्च को गजट आया। उसके बाद हम लोग माननीय मंत्री जी के साथ बैठे, कार्मिक मंत्रालय के साथ बैठे। पेंशन मंत्री साहब थे साथ में, उसमें पेंशन सेक्रेटरी साहब भी थे। उनके साथ बैठे तो कुछ समस्याएं जो उनका समाधान किया गया। 18 जून को दोबारा एक संशोधन आया, 18 जून 2025 को। उसमें उन्होंने कहा कि ग्रेच्युटी भी रहेगी और डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस का विकल्प भी रहेगा, जैसे कि एनपीएस में रहता है। अभी 2 सितंबर का जो गजट आया है भारत सरकार का, हालांकि ये आ तो कल पाया है 4 सितंबर को, लेकिन इस पर जो डेट है वो 2 सितंबर की है। 2 सितंबर को फिर से एक गजट आया है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक फिर से सुधार की बात कही गई है। कर्मचारी लंबे समय से कह रहे थे कि भाई 25 साल नौकरी, वॉलंटरी रिटायरमेंट के मामले में 20 साल की नौकरी कंपलसरी थी, उसको बढ़ा करके आपने 25 क्यों कर दिया? तो अभी सरकार ने इसमें एक व्यवस्था की है, वो ये है कि 25 साल की जगह 20 साल की नौकरी अगर आपकी रेगुलर सर्विस पूरी हो जाती है, और ये बात अभी केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। तो वो 20 साल की नौकरी पूरी करके वो जा सकते हैं वापस, और उस आधार पर 20 साल की नौकरी को प्रो रेटा बेस पर कैलकुलेट करके जो पेंशन बनेगी, आमतौर पर 25 साल में 50% है तो 20 साल में 40% पेंशन बनेगी, तो वो देने का प्रावधान किया है। तो एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। चलो, कुछ तो बदलाव करने की कोशिश की है। अभी अभी ये जो हमारी जो डिमांड है ओपीएस की, उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से ओपीएस की तरफ नहीं बढ़े। अभी कई और समस्याएं बची हुई हैं। जैसे सरकार ने इस गजट में ये नहीं बोला है कि कोई 20 साल में या 25 साल में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसी दिन से पेंशन देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि अभी उस पर हम्म। यह गजट शांत है, साइलेंट है। तो वो जब तक उस दिन से पेंशन देने की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक बात जमेगी नहीं द्विवेदी जी। तब तक जो है कर्मचारी डिमांड करते रहेंगे। और हमने पहले भी कहा, लमसम अमाउंट नहीं, हमें हमारा कंट्रीब्यूशन वापस किया जाए ब्याज के सहित, जीपीएफ की तरह। तो उस पर बात चल रही है। लेकिन ये अच्छी बात मैं कहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है, सुन रही है, ये अच्छी बात है। हाँ सर, आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट का जिक्र किया। जैसे हम लोग पहले देख रहे थे 20 साल की सर्विस के बाद हो जाता था, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में देखा हमने 19 मार्च 2025 के गजट में इसको 25 साल की नौकरी के बाद तय कर दिया गया था। तो क्या अब वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है 25 से घटाकर 20 साल कर दिया गया है, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कुछ नए क्लॉज जोड़ दिए गए हैं सर?
जी, द्विवेदी साहब देखिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट आज भी 25 साल की नौकरी के बाद ही है। अच्छा। सरकार ने एक नया क्लॉज जोड़ा है। पॉइंट नंबर 13 में सरकार ने ये कहा है कि रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स रेगुलर सर्विस। तो ये इसको सिंपली रिटायरमेंट शब्द दिया गया है कि 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो। और उसमें ये कहा है कि अगर कोई कर्मचारी विलिंग है 20 साल के बाद नौकरी छोड़ने के लिए, रिटायर करने के लिए, तो वो चाहे तो रिटायरमेंट ले ले। उसको प्रो रेटा बेस पर कैलकुलेट करके पेंशन देने का नियम होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि 20 साल पे अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो वो 40% पेंशन बनेगी। तो ये उसका मतलब हुआ। एक तरफ जो पॉइंट नंबर उनका 15-16 में उन्होंने फिर से वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कहा है कि फुल जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होगा वो 25 साल की नौकरी पे होगा। यानी जो 25 साल पे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे उनको 50% पेंशन का प्रोविजन होगा। तो ये एक, मैं इसको ये ऐसे देखता हूँ कि ये एक नया पैरा जोड़ा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट में। इसको मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट तो पूरा नहीं कहूंगा, लेकिन ये है वही चीज। बस हम्म। सरकार ने ये कहा है कि 20 साल में आप जा सकते हो, लेकिन आपको पेंशन में 10% का कटौती नहीं पड़ी कर देगी। 25 साल में 50%, तो 20 साल में उसी हिसाब से थोड़ा कम पेंशन। हम्म। जी। सर, इसमें एक चीज़ और समझना चाहूँगा मैं आपसे। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट का जिक्र कर दिया आपने, या फिर 20 साल की सर्विस पूरी कर देने के बाद जैसा आपने बताया, तो क्या रिटायरमेंट लेने पर अब तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, या जैसा आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, या उसमें कुछ टाइम पीरियड के बाद ही शुरू होगा? नहीं, द्विवेदी साहब, इसमें अभी इस मामले में इस गजट में कुछ नहीं कहा गया है। हम्म। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि 20 साल में अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो प्रोरेटा बेस पर, यानी आनुपातिक, मतलब जो है आनुपातिक आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। और मिलेगी कैसे? जो 2025 19 मार्च 2025 का जो गजट है, जो पीएफआरडीए ने निकाला था, जिसकी अभी आपने शुरू में चर्चा की, उसके आधार पर मिलेगा। तो उसका आधार तो यही कहता है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहे आप 20 पे ले लो चाहे 25 पे ले लो, लेकिन जो पेंशन शुरू होगी वो सुपर एन्युएशन डेट से शुरू होगी। तो अभी भी इसमें वो कमी है कि आदमी अगर 20 साल में रिटायरमेंट ले लेगा तो 10 से 15 साल उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस पर अभी समझौता नहीं हुआ है, इस पर अभी समाधान नहीं हुआ है। सरकार को इस पर समाधान करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो हमारी डिमांड है, 3 डिमांड में से एक डिमांड को पूरा करने की तरफ सरकार बढ़ी है, ये जरूर कहूंगा। और आने वाले समय में सरकार को, हम अभी 9 नवंबर को हम पूरा आंदोलन करने जा रहे हैं दिल्ली में, हम्म। एक बड़ा दिल्ली घेराव का आंदोलन करने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार पहले बात करे। तो हम तो आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार को हम मान कर के चलते हैं कि सरकार हम्म। को दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, सरकार की संवेदनाएं मर चुकी हैं, जो कर्मचारियों की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। तो आंदोलन तो इसलिए करते हैं। अगर सरकार उस आंदोलन से पहले ही हमको बुला करके बातचीत करती है तो हम स्वागत करेंगे कि हम आंदोलन का रास्ता फिर नहीं उसमें अख्तियार करेंगे। हम चाहते हैं कि बैठ करके समाधान निकले और बार बार की ये सरकार की भी किरकिरी होने से बचे। हम लोग भी काम करने वाले लोग हैं, चाहते हैं कि काम करें और सरकार को कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट करके दे करके दिखाएं। लेकिन सरकार अगर नहीं चाहतेगी, ऐसे धीरे धीरे चिंदी चिंदी जो बदलाव करेगी, तो उससे तो फिर वही होगा कि आंदोलन ही करना पड़ेगा हर बार हम्म। की तरह। फिर जंतर मंतर और रामलीला मैदान में फिर बार बार, और हर रोज कोई ना कोई काल होगी, कहीं ना कहीं से काल होगी इस मुद्दे को लेकर के। सरकार को समझना पड़ेगा कि जिस दिन से आप वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रहे हो उसको, उसी दिन से पेंशन देना शुरू करो। जी बिल्कुल, हाँ, ये आप द्विवेदी लोगों साहब। की डिमांड है, लगातार मांग भी उठती रही है। सर, एक चीज़ और समझना चाहिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़, दिल्ली और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ साथ सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए अभी भी ओपन नहीं किया है, तो क्या आपको लगता है कि इन विभागों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं बनाई गई है, या इनमें अभी लागू नहीं होगी? द्विवेदी साहब, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और ये बड़ा इस समय का सबसे गंभीर सवाल है, बड़ा संवेदनशील सवाल है ये। क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है और सरकार ने उसे ना तो पीएसयू में भी लागू किया, ना सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज तक लागू किया। अब बहुत सारे कर्मचारी जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपना फंड नहीं निकाला। इसलिए नहीं निकाला कि यूपीएस उनके यहाँ इंडोर्स हो जाएगी तो वो यूपीएस के तहत पेंशन ले लेंगे, कुछ पेंशन बेहतर मिल जाएगी, फंड भले ही कम लेकर के जाएंगे। अब
जो ये गजट निकला है 2 सितंबर का, जो गजट निकला है सरकार का, इसमें 2-3 जो प्रोविजन उन्होंने किए हैं वो बड़े खतरनाक हैं। उससे सरकार की ऐसी मंशा पता चलती है कि जैसे सरकार पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में और सेंट्रल ऑटोनोमस नोमस बॉडीज यानी केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में यूपीएस को लागू करने के मामले में विचार ही नहीं कर रही है। हम्म। ऐसा लग रहा है इस बार, क्योंकि जो उन्होंने ये बात कही, दो जो उनके नियम है, एक जगह उन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की 10 साल से ज्यादा नौकरी हो चुकी है यूपीएस में, मतलब एनपीएस में हो चुकी है, और उसने यूपीएस को ऑप्ट कर लिया और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय मान लीजिए उसका कहीं सिलेक्शन हो गया पीएसयू में, या उसका सिलेक्शन हो गया सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में, और वो थ्रू प्रॉपर चैनल उसने वो सिलेक्शन ले लिया और यहाँ इस्तीफा रिजाइन कर दिया थ्रू प्रॉपर चैनल। तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उसकी 10 साल से ऊपर की नौकरी हो गई थी, उसको यहीं रिटायर मान लेंगे हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को। भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट में जा रहा हो, या स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयू में जा रहा हो, या स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी में जा रहा हो, तो भी उसको वो रिटायर मान लेंगे। और रिटायर मानने के हिसाब से जितने दिन की उसकी नौकरी होगी उतने दिन की उसको पेंशन दे देंगे, उसका फंड जितना बनेगा वो दे देंगे। अब उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो उसने 18 साल 15 साल यहाँ नौकरी की, अब वो वहां नौकरी जाएगा तो उसकी नौकरी जीरो से शुरू होगी, डे वन से शुरू होगी। जबकि पहले ऐसा होता था कि यहाँ से अगर थ्रू प्रॉपर चैनल पीएसयू में जाए या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में जाए, स्टेट में जाए, उसकी पूरी नौकरी जुड़ती थी। ये इसलिए कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वहां भी यूपीएस लागू नहीं किया, यहाँ हम्म। यूपीएस लागू कर दिया। तो अगर वो कर्मचारी वहां जा रहा है तो वो एनपीएस में भी तो स्विच कर सकता है। जब आपने ये कह दिया कि यूपीएस वाला एक बार फिर से रिटायरमेंट से पहले जब भी कभी चाहे तो एनपीएस में वापस जा सकता है। जब वो एनपीएस में वापस जा सकता है तो आपको उसकी नौकरी को ऐड करने में क्या दिक्कत है, उसको कंटिन्यू नौकरी करने देने में क्या दिक्कत है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बंदिश करना चाहते हैं कि कोई भी हमारा कर्मचारी ना तो फिर स्टेट में जाए, ना सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में जाए, ना पीएसयू में जाए। तो ये ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है कि शायद सरकार नहीं चाहती कि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में यूपीएस को लागू किया जाए। अगर ऐसा सरकार की ऐसी मंशा है तो सरकार को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनकी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके सारे फंडिंग की चीजें देखती है। तो सरकार को इसके विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी उसकी मंशा ठीक नहीं लग रही है द्विवेदी जी। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से सर बता रहे हैं तमाम डिमांड्स उठ के आ रही है, यूपीएस और एनपीएस की जगह पे ओपीएस की मांग लगातार सर की ओर से भी की जा रही है। सर एक चीज़ और समझना चाहिए, मान लीजिए कोई कर्मचारी नौकरी कर रहा है और इस बीच उसका सिलेक्शन सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो जाता है, तो क्या यूपीएस वाले जो कर्मचारी स्कीम के साथ ही व्यवहार सेम एज इट इज़ किया जाएगा या कुछ अलग व्यवहार किया जाएगा सर? नहीं नहीं, यही बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी को 10 साल से ज्यादा हो गया है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सेंट्रल पीएसयू में जाता है या सेंट्रल ऑटोनोमस में जाता है तो उसको पहले वो रिटायर कर देंगे, ये है उनका कहना। और अगर 10 साल से कम है नौकरी तो वैसे ही वो उसको जो है मतलब सारा फंड दे देंगे। अगर मान लीजिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई की जो यूपीएस में, जिसने यूपीएस को ऑप्ट कर लिया, उसकी नौकरी को 10 साल नहीं हो पाया और उसका सिलेक्शन कहीं सेंट्रल पीएसयू, सेंट्रल ऑटोनोमस या स्टेट पीएसयू या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट ऑटोनोमस में हो गया, तो वो ये कह रहे हैं कि 10 साल से कम नौकरी थी, हम सारा फंड जो इंडिविजुअल कॉर्पस में होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस का मतलब 10% सरकार का और 10% कर्मचारी का, क्योंकि इंडिविजुअल कॉर्पस में बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन रहता है, जो बाकी 8.5% बचा उसको वो पूल कॉर्पस में डालते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कॉर्पस में जो पैसा होगा वो हम लमसम के रूप में कर्मचारी को दे देंगे और टाटा बाय बाय कर लेंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि भैया किसी की 8 साल की नौकरी या 9 साल की नौकरी, 9.5 साल की नौकरी हो गई, अब वो थ्रू प्रॉपर चैनल दूसरी जगह जा रहा है, जा तो थ्रू प्रॉपर चैनल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? फिर थ्रू प्रॉपर चैनल आपने बनाया क्यों अगर आपको सुविधाएं नहीं देनी है? तो ये हम्म। एक
एक बड़ा सवाल है, सरकार के चरित्र पर सवाल है। और जिन्होंने यूपीएस का बजट तैयार किया है, ये उनके चरित्र पर भी एक सवाल है कि आप कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। आप क्या कर्मचारियों को समझना चाहते हैं? आप कर्मचारियों को क्या जानवर समझते हैं कि उनके गले में मतलब जो है जंजीर डाल करके बांध दिया गया है खूंटे से, कि अगर आप खाओगे तो चारा यहीं खाओगे, अगर यहाँ नहीं खाओगे, आपको बढ़िया चारा कहीं मिल रहा है तो आप जाओगे तो सब पूरा चारा पीछे का छीन लेंगे हम, आपके शरीर का पूरा खून निकाल लेंगे हम। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो ब्रिटिशर्स के जो शोषणकारी जो उनके कानून थे उससे भी ज्यादा सड़ा गला है। इसको मतलब जो है सरकार को ये समझना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा कर्मचारी है, देश की सेवा कर रहा है, वो चाहे नागालैंड में रह के करे और चाहे वो न्यू दिल्ली में रह के करे, क्या ही फर्क पड़ता है, वो राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। तो ये बड़ा मतलब जो है ये जो दो प्रावधान इन्होंने किए हैं, ये बहुत इनजस्टिस भरे हैं। सर एक आखिरी द्विवेदी सवाल जी। रहेगा मेरा। ओपीएस की मांग लगातार आपकी ओर से की जा रही है, आपके संगठन की ओर से की जा रही है। आप लोगों को उम्मीद है वापस से कि ओपीएस वापस से लागू होगा, बहाली हो सकेगी? क्योंकि सरकार की ओर से तो साफ निकल कर ये आ रहा है कि ओपीएस की बहाली की अब कोई उम्मीद नहीं है। आप लोगों की अभी भी डिमांड लगातार मांग उठ रही है। आप लोगों को कोई उम्मीद है सर कि ओपीएस की बहाली हो सकेगी? जी द्विवेदी जी, उम्मीद पे तो देखो पूरी दुनिया कायम है। हम्म। और अगर उम्मीद, जब हम लोगों ने 2016-17 में आंदोलन शुरू किया था, तब भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अब तो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, कुछ नहीं होगा। लेकिन तब से जब से हमने आंदोलन शुरू किया, तब से बदलते 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 अब एनपीएस ना तो एनपीएस रहा, अब एनपीएस ही यूपीएस बन गया। और यूपीएस में भी हुए तो देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार कहती है ओपीएस आपको दोबारा से नहीं दे पाएंगे। हम्म। ओपीएस का मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम आपको मतलब जो है, जो पुराना वाला सिस्टम है, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो सिस्टम है, तो वो हम दोबारा से उसको नहीं लाएंगे, एनपीएस को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप चाहे एनपीएस चलाओ चाहे यूपीएस चलाओ, कर्मचारी का अंशदान वापस कर दो रिटायरमेंट पे। भाई हम्म। आप समझिए द्विवेदी साहब, कोई आदमी 30-35 साल तक नौकरी करता है, मान लीजिए 35 साल तक नौकरी करे, और उस 35 साल में किसी भी दिन उसके साथ हादसा हो जाए, वो मर जाए या डिसेबल हो जाए, तो उसका पैसा आप उसके परिवार को वापस कर देते हो, 50% पेंशन देते हो, यानी ओपीएस देते हो। कोई आदमी मान लो 10 ही साल में ऐसा हो गया तो भी आप ओपीएस दे रहे हो। किसी आदमी के साथ एक ही साल में हादसा हो गया तो भी आप दे रहे हो। फिर वो आदमी जो 35 साल पूरी नौकरी कर रहा है, उसको देने में क्या हर्ज है? आप ऐसे समझिए कि कोई आदमी 35 साल की उम्र में नौकरी में आया तो वो 25 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, हम्म। तो आप उसको 50% पेंशन पहले दिन से देना शुरू कर दोगे। अब कोई आदमी 25 साल की उम्र में नौकरी में आया, उसने 25 की जगह 30 साल नौकरी की और 55 साल की उम्र में वॉलंटरी लिया रिटायरमेंट। अब 5 साल नौकरी भी ज्यादा दी और 5 साल उसको इंतजार भी करवाओगे, तो ऐसा कैसे चलेगा? नौकरी भी ज्यादा दिन कर रहा है, फंड भी ज्यादा दे रहा है, फिर भी आप उसको 5 साल पेंशन के लिए तरसाओगे। तो ये जो कानून है, ये ब्रिटिशर्स के भी सड़े गले कानूनों से भी ज्यादा भयानक है और ज्यादा खतरनाक है। इसको सरकार को देखना पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको समझना पड़ेगा कि समस्या कहाँ है, क्यों कर्मचारी बार बार हल्ला कर रहे हैं, क्यों इतना शोर शराबा कर रहे हैं, क्यों बार बार आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। तो जब तक उस समस्या को नहीं देखोगे, समाधान नहीं निकलेगा। और इसीलिए द्विवेदी जी, हम लोग फिर से 9 नवंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना, बड़ी रैली करने जा रहे हैं। पूरे देश से लोग जुटेंगे, नागालैंड से आएंगे, सिक्किम से आएंगे, मणिपुर से आएंगे, त्रिपुरा से हम्म। आएंगे, केरल से आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे, कश्मीर से आएंगे, गुजरात से आएंगे, अरुणाचल से आएंगे। मतलब 50 संगठनों से ज्यादा लोग इस बार जुट रहे हैं। हजारों लोगों की तादाद में लोग अपना विरोध प्रदर्शन जताने आ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी समस्या को समझो, हम्म। उस समस्या का निवारण करो। और उनसे भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़े बड़े फैसले लेते आए हैं, तो उनसे भरोसा है कि एक बड़ा फैसला लेंगे, दिल अपना बड़ा करेंगे, तो लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी आपने जानकारी साझा की। लगातार आपकी ओर से मांग भी की जा रही है, ओपीएस बहाली की मांग की जा रही है। अब जो डेवलपमेंट्स आए, अपडेट्स आए पेंशन को लेकर, उस पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी। जो हमारे व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, इंतजार करते हैं सर लगातार एथ पे कमीशन, ओपीएस, यूपीएस, जो पेंशन के मसले हैं, मुद्दे हैं, वो आप वहाँ तक ले जाते हैं। चीज़ें जो भी अपडेट्स आते हैं वो आप द बोनस के थ्रू लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूरी अमर उजाला द बोनस की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, बहुत बहुत बधाई भी सर कि आप कर्मचारियों का लगातार मुद्दा हमारे साथ उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल, लगातार बोनस भी कोशिश कर रहा है कि आप लोगों तक यूपीएस, एनपीएस और 8th पे कमीशन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, लगातार उस पर हम लोग एक्सपर्ट से बातचीत भी करते रहते हैं। लगातार पेंशन को लेकर जो अभी अपडेट आया सरकार की ओर से, बड़ा फैसला लिया गया है, उस जानकारी पूरी वीडियो में आप देखिए, समझिए क्या कुछ है। इसके लिए अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।